हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 33 जिसमें हम पढ़ेंगे STL कंटेनर्स इन सी प्लस प्लस के बारे में। इससे पहले की वीडियो में यानी लेक्चर 32 में हमने STL क्या होता है इसका इंट्रोडक्शन देखा था। STL मतलब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। यदि वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देख लीजिए। STL कई लोगों को लगता है थोड़ा सा टिपिकल है टॉपिक, लेकिन ये उतना टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है। बस कई लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं करा है। बहुत ही काम का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं STL कंटेनर्स इन सी प्लस प्लस। पहले तो मैं ये बता दूं कि STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं और ये क्लासेस टेम्पलेट की मदद से बनी हुई हैं। टेम्पलेट एक टॉपिक है सी प्लस प्लस में। आई होप आपने वो वीडियो भी देखा होगा, तो आप जानते होंगे कि टेम्पलेट क्या होता है। यदि नहीं देखा है तो टेम्पलेट वाला वीडियो ज़रूर देखिए। आपको शुरुआत में ही मैंने एक साइट का लिंक बताया हुआ है mysurgy.com। आप इस साइट पे जाके ये सारे वीडियोस बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये जो STL है, लाइब्रेरी है, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। यानी कुछ क्लासेस हैं जिनको हम कंटेनर्स बोलते हैं, कुछ क्लासेस हैं जिनको हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं और कुछ क्लासेस हैं जिनको हम इटरेटर बोलते हैं। इन सभी का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक यूज़ है, तो हम इसको 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं कंटेनर्स। ऑब्वियस ही बात है, कंटेनर्स का भी ये इंट्रोडक्शन लेक्चर ही है। स्पेसिफिक कंटेनर्स हम लोग पढ़ेंगे अपने सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में। तो आज पहले समझते हैं कंटेनर होता क्या है। तो कंटेनर लाइब्रेरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, यानी अल्टीमेटली कंटेनर्स भी कई सारी क्लासेस को बोला जाता है। कंटेनर क्या है? एक ऐसी चीज़ जो अपने अंदर कुछ कंटेन कर सके, वो कंटेनर कहलाएगी। तो कंटेनर क्लासेस STL लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी क्लासेस का एक कलेक्शन है। द कंटेनर्स आर इम्प्लीमेंटेड एज जेनरिक क्लास टेम्पलेट, यानी जैसे हम क्लास टेम्पलेट बनाते हैं, कंटेनर क्लासेस भी टेम्पलेट्स ही हैं, टेम्पलेट क्लासेस ही हैं। कंटेनर हेल्प अस टू इम्प्लीमेंट एंड रेप्लिकेट सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स वेरी इजीली। अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप कुछ बेसिक चीज़ें जानते होंगे, जैसे एरे, लिस्ट या ट्रीज या फिर एसोसिएटिव एरे या लिंक लिस्ट की बात करें या स्पेसिफिक कोई ट्री की बात करें, ग्राफ की बात करें, तो हमारे पास कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि कई एप्लीकेशंस में हम चाहते हैं कि डेटा को ट्री में रखें, या कई बार हम चाहते हैं डेटा को स्टैक में रखें, कई बार हम चाहते हैं कि डेटा को लिस्ट में रखें। इसका मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिफ़र करता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब आपको क्या करना पड़ता है? जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे डेटा को स्टैक में रखना है, तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का कोड भी आपको लिखना पड़ता है। कितना अच्छा होता यदि स्टैक हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बना बनाया मिल जाता। तो वही काम तो कंटेनर कर रहा है। तो एक क्लास होती जिसका नाम होता स्टैक, ठीक, और कितना अच्छा होता कि मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता जैसे कि S1, और फिर S1 एक स्टैक को करता रिप्रेजेंट, सोचिए, और इसके अंदर मैं डेटा रख पाता। यानी कोई तरीका होता, क्योंकि ये S1 ऑब्जेक्ट है स्टैक क्लास का, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि S1 डॉट लगा के कोई फंक्शन कॉल कर लूँ जैसे कि पुश, और उसमें कोई वैल्यू रख दूं कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे, जैसे कि मैंने वैल्यू रख दी 10, ठीक है। तो ये 10 कहाँ जाएगी? इस स्टैक के अंदर सबसे पहले वाले ब्लॉक में, यानी इंडेक्स नंबर 0 पे। इंडेक्स नंबर 0 पे क्यों जाएगी? क्योंकि स्टैक में जब एम्प्टी होता है तो सबसे पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे ही जाती है। तो फिर कितना आसान हो जाएगा अगर पुश नाम का फंक्शन पहले से बना हो और जो वैल्यू मैं पुश करना चाहूँ वो कर सकूँ। इसी तरीके से जो वैल्यू मैं निकालना चाहूँ वो निकालने के लिए मेरे पास फंक्शन हो पॉप। तो जो वैल्यू मैंने निकाली उसको मैंने किसी वेरिएबल में रख लिया, तो हो सकता है कि ये 20 पॉप होके x में आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो मुझे स्टैक बनाना पड़ा,
ना ही मुझे ये पुश पॉप फंक्शंस बनाने पड़े। ये सब कुछ रेडीमेड अवेलेबल हैं स्टैक क्लास के अंदर। स्टैक क्लास अगर बनी हुई है तो हमें कई सारी एप्लीकेशन में जिसमें स्टैक को इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए स्टैक की कोडिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये क्लास ऑलरेडी बनी है। और STL के कंटेनर्स वाली क्लासेस में इसी तरह की कई सारी क्लासेस मौजूद हैं, जैसे कि स्टैक है, ऐसे ही एरे है, लिस्ट है, ट्री के लिए भी कुछ ना कुछ है, और बहुत सारे अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर के लिए कोई ना कोई क्लास बनी हुई है। इससे भी बड़ी बात क्या है कि ये क्लास टेम्पलेट की मदद से बनी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अभी आप वैल्यूज रख रहे हैं नंबर्स रख रहे हैं, मतलब ये जो वेरिएबल होगा इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप होगा इंट, इसका टाइप होगा इंट। लेकिन ये कब तय हुआ होगा? क्लास बनाते वक्त, जब स्टैक क्लास बनाई होगी तभी तय हुआ होगा कि स्टैक के अंदर के एक वेरिएबल इंट टाइप का हो। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग रखनी है, 10 नहीं रखना है, स्ट्रिंग रखनी है, तो आप ये चाहेंगे कि ये जो वेरिएबल है ये इंट टाइप का ना हो कि स्ट्रिंग टाइप का हो। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप हर बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टैक में डेटा रखना चाहते हैं। या तो आप स्टैक में डेटा रखना चाहते हैं इंट टाइप का, या फ्लोट टाइप का, या कैर टाइप का, या स्ट्रिंग टाइप का, या फिर कोई नॉन प्रिमिटिव टाइप का, किसी क्लास टाइप का, जैसे कि आप रखना चाहते हैं स्टूडेंट टाइप का डेटा, या बुक टाइप का डेटा, या एम्प्लॉय टाइप का डेटा। तो स्टैक में किस टाइप की वैल्यू रखनी है वो बात जनरलाइज हो सके, इसके लिए टेम्पलेट का इस्तेमाल किया। टेम्पलेट बना देने से, टेम्पलेट क्लास बना देने से ये क्लास जनरलाइज्ड क्लास हो जाती है, जेनरिक क्लास हो जाती है, जिसका मतलब है कि ये किसी भी टाइप की वैल्यूज को एकोमोडेट कर पाएगी। तो ये हमारे बहुत काम का हो जाता है, क्योंकि अगर केवल नंबर से स्टोर कर पाते तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केस में ही ये काम आता। तो अभी हमें ये बात समझ में आई होगी, इसीलिए ये टेम्पलेट है। तो कंटेनर्स कैन बी यूज टू होल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी इंट, कैर, फ्लोट, स्टूडेंट, बुक, एम्प्लॉय, किसी भी टाइप की वैल्यू को ये कंटेन कर सकती है। अब कंटेनर क्लासेस के अंदर कौन कौन सी क्लासेस हैं मुख्य तौर पे? वेक्टर, क्यू, स्टैक, प्रायोरिटी क्यू, लिस्ट, सेट, मैप। तो वेक्टर जो है वो बिल्कुल एरे की तरह है, ठीक है। अब इस एरे में हम किसी भी टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, तो वेक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यू और स्टैक ये भी कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रायोरिटी क्यू है जो कि हीप का रिप्रेजेंटेशन है, डेटा स्ट्रक्चर में हीप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। इसके अलावा लिस्ट जो है वो लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा सेट नाम की एक क्लास है जो कि ट्री को रिप्रेजेंट करती है, और मैप नाम की क्लास है जो एसोसिएटिव एरेज को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपको इनमें से कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कोई टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे के वीडियो लेक्चर्स में मैं एक एक क्लास को कवर करने वाला हूँ। तो ये क्लासेस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, इनका यूज़ पढ़ेंगे, इनका एग्जाम्पल देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये क्लास कैसे यूज़ में आती है और क्या यूज़ में आती है। पर ये आप समझ सकते हैं कि ये सब कंटेनर्स हैं, इनका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वैसे ही इन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हम उसमें डेटा रखेंगे। तो ये कंटेनर है, और ये सब टेम्पलेट से बने, मतलब ये सब जेनरिक क्लासेस हैं। तो वेक्टर का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि एक एरे को रिप्रेजेंट करेगा, और उस एरे में मैं किसी भी टाइप की वैल्यू रख सकता हूँ। मतलब मैं या तो सारी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की रख लूँ, या फ्लोट टाइप की रख लूँ, या बुक टाइप की रख लूँ, स्टूडेंट टाइप की रख लूँ, किसी भी टाइप की वैल्यूज को मैं उसके अंदर रख सकता हूँ। तो आई गेस आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कंटेनर्स क्या है। अब ये कंटेनर्स को भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं सीक्वेंस कंटेनर्स, यानी ऐसे कंटेनर जिसमें डेटा लीनियरली स्टोर होता हो, जैसे एरे या लिंक लिस्ट। इसमें डेटा लीनियरली स्टोर होता है एक के बाद एक, यानी उनका एक पोजीशन नंबर होता है, एक ऑर्डर होता है, एक सीक्वेंस होता है कि ये पहले, ये बाद में, ये उसके बाद में, इस तरह से। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट किया गया है कुछ क्लासेस के द्वारा, वो है सीक्वेंस कंटेनर्स। इसके बाद एसोसिएटिव कंटेनर्स है, जैसे कि मैप। अब कई लोगों को, जिन लोगों ने केवल सी लैंग्वेज पढ़ी है या C++ का बेसिक पढ़ा है, हो सकता है उनको एसोसिएटिव
एरेज के बारे में नहीं पता हो, एसोसिएटिव कंटेनर्स के बारे में नहीं पता हो, जब हम इसको मैप क्लास को पढ़ेंगे या सेट क्लास को पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जो लोग इसके अलावा किसी लैंग्वेजेस से फैमिलियर हैं, जैसे कि PHP में एसोसिएटिव एरेज होते हैं या और भी कई क्लासेस में होते हैं, तो और भी कई लैंग्वेजेस में होते हैं, तो हो सकता है कि एसोसिएटिव का मतलब आपको मालूम हो। पर अगर अब ये नहीं मालूम है तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिव कंटेनर्स। हम एसोसिएटिव कंटेनर्स के बारे में सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, तब समझेंगे कि एसोसिएटिव कंटेनर्स का मतलब क्या होता है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैप क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स, अगेन एसोसिएटिव कंटेनर्स की एक दूसरी ब्रांच है कि अनऑर्डर्ड एसोसिएटिव कंटेनर्स है। फिर कुछ कंटेनर्स हैं एडाप्टर्स, जो कि इंटरफेस का काम करते हैं सीक्वेंस कंटेनर्स के लिए। कैसे यूज़ होता है ये अभी मत सोचिए, क्योंकि ये सब आगे के वीडियोस में आएगा। अभी आप सिर्फ समझिए कि 4 कैटेगरी होती हैं, 4 क्लासिफिकेशन होते हैं कंटेनर्स के, बाकी हम एक एक करके आगे समझने वाले हैं। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था कंटेनर्स का। अभी एक एक कंटेनर को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें डिटेल में समझ में आएगा। तो आगे के, अच्छा ये ऐसा नहीं है कि जितने मैंने लिस्ट में लिखे हैं बस इतने ही होते हैं, होते और भी बहुत सारे हैं। इनके अलावा भी कुछ मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो यदि आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि कंटेनर क्या है, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके आपको क्लियर भी करता हूँ कि ये कैसे बनाया जाएगा। जैसे मुझे लिस्ट क्लास का इस्तेमाल करना है, लिस्ट जो कि एक लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे अपने प्रोग्राम में IOStream हेडर को तो लिखना ही है, साथ में एक लिस्ट नाम के हेडर को भी इंक्लूड कराना है। क्योंकि STL लाइब्रेरी को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो STL लाइब्रेरी में भी कौन सी क्लासेस को यूज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए अलग हेडर है। तो लिस्ट हेडर को अगर आप यूज़ करेंगे तो आप लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब आप यहाँ सिंपली ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे। अगर आपने टेम्पलेट पढ़ा है तो आपके लिए कोई नई बात नहीं है, पर अगर आपने टेम्पलेट नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली आपको ये नया लगेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले टेम्पलेट ज़रूर पढ़ लें। नॉर्मली आप ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, जैसे कि आप सोचें कि लिस्ट नाम की एक क्लास है, L स्मॉल, लिस्ट नाम की एक क्लास है, तो आप उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, L1 लिख के, ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये तब बनता जब ये क्लास टेम्पलेट क्लास नहीं होती। जो टेम्पलेट क्लास होती हैं उनका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम लिखते हैं, और ऑब्जेक्ट का नाम लिखने से पहले यानी बीच में एंगुलर ब्रैकेट लगाकर आप डेटा टाइप लिखते हैं। इसी से तय होता है कि जो लिस्ट है ये किस टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। ये इंट टाइप की वैल्यू कंटेन करेगा। तो यदि मैंने इंट की जगह लिख दिया होता, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने फ्लोट, तो ये लिस्ट में फ्लोट टाइप की वैल्यू ही स्टोर होंगी। अगर मैं ये फ्लोट की जगह लिख दूँ बुक, तो बुक टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। यदि मैंने लिख दिया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। तो जो भी मैंने एंगुलर ब्रैकेट में लिख दिया उस टाइप की वैल्यूज इसमें स्टोर होंगी। तो ये जैसे मैंने लिखा लिस्ट, एंगुलर ब्रैकेट में इंट माई लिस्ट। अब यदि आपको ये बेसिक कंटेनर्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करिए, और यदि आपको लगता है कि आगे भी इस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, नीचे URL लिखा हुआ है, आप इस वेबसाइट को भी विजिट करें। इस वेबसाइट पे आपको C, C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इनके पूरे कोर्सेज मिलेंगे। यानी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप शुरू से आखिरी तक सब कुछ समझ सकते हैं इन कोर्सेज के बारे में। और इसके अलावा कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज से रिलेटेड वीडियोस भी आपको इस साइट पे मिलेंगे। ये सारे के सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हिंदी में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं इस साइट पर डेली 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आप इस साइट को रेगुलरली विजिट करेंगे तो आपको हमेशा नया कंटेंट मिलता रहेगा। आप इसको प्लीज़ शेयर भी करिए, क्योंकि जैसे ये आप तक पहुँचा है और आपको लग रहा है कि आपके काम का है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारे दूसरे लोगों के भी काम का होगा। क्योंकि मैंने कहा कि मैं ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इसको स्प्रेड कराने के लिए मार्केटिंग पे पैसा खर्च नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जैसे ये चीज़ आपको काम आई है, दूसरे लोगों के भी पास पहुँचे, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू।